किसी भी लैंग्वेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है उसके पहले से प्री डिफाइंड वर्ड्स, जिनको हम कीवर्ड्स के नाम से जानते हैं। हर लैंग्वेज में अपने कुछ रिजर्व वर्ड्स होते हैं जिनको कीवर्ड्स कहा जाता है। उसी प्रकार से सी लैंग्वेज के अंतर्गत भी 32 कीवर्ड्स हैं जो पहले से निर्धारित किए गए हैं। और यहाँ पे यदि आप देखें तो ऑटो, ब्रेक से लेकर वाइल तक हमारे पास यहाँ काफी सारे कीवर्ड्स अवेलेबल हैं। हर एक कीवर्ड का पहले से ही एक प्री डिफाइंड मतलब अवेलेबल रहता है सी लैंग्वेज के अंतर्गत। और यहाँ पे इसका अर्थ ये हुआ कि 32 कीवर्ड्स का सबका कार्य अलग अलग रहता है और सबका प्रयोग अलग अलग स्थान पे किया जाता है। यहाँ ये भी ध्यान रखने की जरूरत है कि हम अपने वेरिएबल के जो नाम है, जो मेमोरी आइडेंटिफायर्स हैं, जो हमने थोड़ी देर पहले देखे थे, उनका नाम रखने के लिए इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये ध्यान देना बहुत जरूरी है कि हम अपने वेरिएबल्स का नाम रखने के लिए अपने कीवर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, अन्यथा हमारा कंपाइलर हमें एरर देगा। इसी के साथ ये भी ध्यान रखना जरूरी है कि आपको ये याद रखने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे हम सी लैंग्वेज को सीखना शुरू करेंगे, इनका प्रयोग भी हम साथ साथ सीख जाएंगे और उसके द्वारा ही हम इनका प्रयोग भी करेंगे। अब हम सबसे पहला प्रोग्राम बनाएंगे अपनी सी लैंग्वेज में। इसके लिए हम इस कोडिंग का प्रयोग करेंगे, परंतु यहाँ सबसे पहले राइट हैंड साइड ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पे उस फाइल का नाम लिखा गया है जो फाइल आपके पास वीडियो ट्रेनिंग में उपलब्ध है। आप डायरेक्ट इस फाइल का सोर्स कोड वहां से प्राप्त कर सकते हैं जो कि myfile.c के नाम से अवेलेबल है। सबसे पहले हम अपना पहला एग्जांपल पिक करते हैं और उसकी जानकारी लेते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे कुल 6 लाइनें लिखी हुई हैं। इन 6 लाइनों को हम बारी बारी से समझेंगे। ये एक बेसिक प्रोग्राम है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पर हेलो फ्रेंड्स प्रिंट करवाता है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जैसे सबसे पहली लाइन है डबल स्लैशेस के साथ माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी, उसके पश्चात हैश का सिंबल है, इंक्लूड stdio.h, उसके पश्चात वॉइड मेन, राउंडेड ब्रैकेट ओपन क्लोज, कर्ली ब्रैकेट ओपन, printf हेलो फ्रेंड्स और उसके पश्चात यहाँ पे लास्ट में कर्ली ब्रैकेट भी क्लोज कर दी गई है। अब बारी बारी से देखते हैं इन सब लाइनों का क्या अर्थ है और किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करेंगे। यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं मेन ब्लॉक के बारे में। मेन ब्लॉक या मेन फंक्शंस जिसके अंतर्गत हमारे पास 2 कर्ली ब्रेसेस अवेलेबल रहती हैं, एक ओपन और एक क्लोज। इन दोनों के बीच में लिखी हुई स्टेटमेंट्स को कंपाइलर के द्वारा कंपाइल किया जाता है और एक प्रोग्राम के रूप में परिवर्तित किया जाता है। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हमारे पास जो नाम है वो मेल होना आवश्यक है, अन्यथा आपका कंपाइलर एरर क्रिएट करेगा और आपका जो कोड है वो कंपाइल नहीं हो पाएगा। ये बताने के लिए कि मेल आपका एक फंक्शन है, इसके लिए हम 2 राउंडेड ब्रैकेट को प्रयोग करते हैं। बिल्कुल इस तरह से यहाँ पे देखें लास्ट में, यहाँ यदि आप देखें तो मैंने 2 ब्रैकेट्स प्रयोग की है, एक ओपन राउंडेड और एक क्लोज राउंडेड, जो आपको कीबोर्ड पे 9 और 0 बटन पे अवेलेबल हो जाएंगी। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे ब्लॉक का नाम मेल है और ये जानकारी देने के लिए कि एक फंक्शन है, ये राउंडेड ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किया गया है। और उसके पश्चात जो 2 कर्ली ब्रेसेस हैं वो उस कोड को शामिल करते हैं जिसको हमने अपने प्रोग्राम में शामिल करना है। मेल के बिल्कुल पश्चात हम एक ब्रैकेट जो कि कर्ली ब्रेसेस है, कर्ली ब्रैकेट है, उसको ओपन करते हैं। ये कर्ली ब्रैकेट ये बताती है कि हमारा जो प्रोग्राम का सोर्स कोड है वो यहाँ से शुरू है और ये अर्थात यहाँ से हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को लिखना शुरू कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले हमारे पास कर्ली ब्रैकेट अवेलेबल रहती है जो कि ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट कहलाती है, जो इस बात की जानकारी देते हैं कि यहाँ से हमारा प्रोग्राम शुरू है और यहाँ से हम अपनी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को शामिल कर सकते हैं। अपनी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स को लिखने के पश्चात हमारे पास यहाँ पे सबसे लास्ट में फिर से एक एंडिंग कर्ली ब्रैकेट को देना जरूरी रहता है, जो ये जानकारी देती है कि हमारी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स यहाँ तक थी, अर्थात इसके पश्चात हमारी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स नहीं है और हमारा मेल ब्लॉक या मेल फंक्शन यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं printf फंक्शन की। printf फंक्शन पहले से प्री डिफाइंड फंक्शन अवेलेबल रहता है जिसके लिए हमें एक हेडर फाइल जरूरी रहती है इंक्लूड करनी, परंतु अभी हम बात करते हैं printf की। printf का प्रयोग आप आपके प्रोग्राम के द्वारा प्रदान की जाने वाले आउटपुट को अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे देखने के लिए करते हैं। जब आपका प्रोग्राम आपको कोई आउटपुट देता है तो आप उसको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे देख सकते हैं, उसके लिए आप printf का इस्तेमाल करते हैं। और इसमें यहाँ पे ये भी ध्यान देना जरूरी है कि ये डायरेक्टली आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे आउटपुट दे देता है। इसमें यहाँ पे हमारे पास डबल कोट्स में जो भी आप टेक्स्ट लिखे वैसा सेम टेक्स्ट आपके पास स्क्रीन पे अवेलेबल हो जाता है। हमने यहाँ देखे डबल कोट्स के अंतर्गत हेलो फ्रेंड्स लिखा है और यहाँ यदि आप लाइन ऊपर की तरफ देखें तो printf डबल कोट्स शुरू कर दिए, हेलो फ्रेंड्स लिख के डबल कोट्स बंद कर दिए और यहाँ पे ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट करके हमने सेमी कॉलम लगा दिया है। बिल्कुल कुछ ऐसा आउटपुट अवेलेबल हो जाता है अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अभी क्योंकि हमारा प्रोग्राम पूरा नहीं है, अभी प्राप्त नहीं हो पाएगा, लेकिन हम उदाहरण के लिए बात करते हैं कि इस तरह से printf के द्वारा डबल कोट्स में दिए गए टेक्स्ट को एज इट इज ये कंप्यूटर की स्क्रीन पे प्रिंट कर देता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि printf का प्रयोग हम अपनी
आउटपुट को प्राप्त करने के लिए कर सकते हैं और उसको स्क्रीन पे देख सकते हैं। और प्रिंटफ जो फंक्शन रहता है ये हमें आउटपुट दिखाने का कार्य करता है। परंतु यदि हम बात करें कि प्रिंटफ हमें कहां से अवेलेबल हुआ है, तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिंटफ हमें किस प्रकार प्राप्त हुआ है? यदि आपको ध्यान हो तो हमने सी लैंग्वेज की फीचर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर देखा था, जिसके अंतर्गत हम पहले से बने हुए फाइल्स को प्रयोग कर सकते थे, जिसमें रीयूजेबिलिटी का एक फीचर अवेलेबल था। यदि हम बात करें प्रिंटफ की, तो प्रिंटफ पहले से ही सी लैंग्वेज में परिभाषित किया गया है, डिफाइन किया गया है stdio.h हेडर फाइल के अंतर्गत, और हम इसको अपने प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम में प्रयोग कर सकते हैं यदि हम stdio.h फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल करें। इसको हम सीधे तौर पे ये कह सकते हैं कि प्रिंटफ फंक्शन का प्रयोग करने के लिए हमें stdio.h फाइल को अपने प्रोग्राम में शामिल करना होता है, क्योंकि प्रिंटफ जो फंक्शन है ये stdio.h फाइल का भाग है। हमारे पास काफी सारे फंक्शंस, काफी सारी हेडर फाइल्स में अवेलेबल रहते हैं। यहाँ पे .h एक हेडर फाइल को रिप्रेजेंट करता है। हम उन फंक्शंस का प्रयोग कर सकते हैं, उनके लिए हमें उन हेडर फाइल्स का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में करना होता है, उन हेडर फाइल्स को अपने प्रोग्राम में शामिल करना होता है जिनके फंक्शन हम प्रयोग करना चाहते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमें stdio.h को अपने प्रोग्राम में शामिल करना है। शामिल करने का कुछ तरीका इस प्रकार रहता है। इसके लिए हम डायरेक्टिव स्टेटमेंट का प्रयोग करते हैं, अर्थात हैश लगाकर इंक्लूड लिखते हैं और यहाँ हम ये बताते हैं कि कौन सी फाइल हमें अपने प्रोग्राम में शामिल कर ली है। देखिए यहाँ पे लेस देन सिंबल और ग्रेटर देन सिंबल के बीच में हमने stdio.h लिखा है, जो ये जानकारी देता है इन दोनों सिंबल्स के बीच में लिखी गई फाइल को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करना चाहते हैं। जैसे ही हम ये लाइन लिखते हैं, उसके पश्चात हम stdio.h के हम सभी फंक्शंस को अपने प्रोग्राम में प्रयोग कर सकते हैं।